आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी मल्हार। आज हम लोग करेंगे प्रश्न अभ्यास। तो ओ महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कविता मत बांधो से है, पाठ से। आइए अब हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। तो क्या है? मेरी समझ से। क निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, मतलब टिक लगाने की जगह आपको जो आंसर सही होगा उसके जगह पे आपको तारा बनाना है। नंबर 1, आप इनमें से कविता का मुख्य भाव किसे समझते हैं? नंबर 1 देखिए क्या है? सपने मात्र कल्पनाएं हैं। सपनों को भूल जाना चाहिए। सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। सपने देखना अच्छी बात है, तो इसका आंसर होगा सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। तो इसके आगे आप स्टार बना देंगे, आपको आता ही होगा स्टार बनाना। क्वेश्चन नंबर 2, मत बांधो कविता किसकी स्वतंत्रता की बात करती है? प्रेम की, शिक्षा की, सपनों की और अधिकारों की। तो सपनों की। तो इसके आगे आप स्टार बना देंगे। 3 देखते हैं क्या है? इन सपनों के पंख न काटो। पंक्ति में सपनों के पंख होने की कल्पना क्यों की गई है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। सपने जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। सपने सफलता की ऊंचाई तक ले जाते हैं। सपने पंखों की तरह उड़ान भर भ्रमण करवाते हैं। सपने पंखों की तरह कोमल अनेक प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होगा ये होगा सपने जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। और इसका आंसर ये भी होगा सपने सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते। तो इसका आंसर ये दोनों होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प। पंक्ति में स्वर्ग से आप क्या समझते हैं? जहाँ किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट न हो, जहाँ अतुलनीय धन संपत्ति हो, जहाँ परस्पर सहयोग एवं सद्भाव हो, जहाँ सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो। तो इसका आंसर होगा जहाँ परस्पर सहयोग एवं सद्भाव हो, और इसका आंसर ये भी होगा जहाँ सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो। तो इसका आंसर ये दोनों होगा। तो इसके आगे आप स्टार बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बीज धूल में गिर जाए तो क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन देखते हुए बहुत तेजी से उड़ सकता है, वह और गहरा हो सकता है, उसकी उड़ान रुक सकती है, वह बढ़कर पौधा बन सकता है। तो इसका होगा उसकी उड़ान जो है सो रुक सकती है। ख देखते हैं। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो अपने दोस्तों के साथ बैठिए, सब कोई आपस में देखिए कि कौन से मित्र ने कौन सा उत्तर चुना है, और उनसे आपस में पूछिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना है। तो ये आपको स्वयं करना है। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क क्या कह रहा है? सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। तो इसका आंसर होगा कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं, जिस प्रकार सुगंध आकाश में उड़ जाती है और फिर कभी लौट कर नहीं आती, उसी प्रकार सपने भी जब एक बार चले जाते हैं तो फिर लौट कर नहीं आते। जिस प्रकार बीज यदि धूल में गिर जाए तो कभी अंकुरित नहीं होता, इसी प्रकार जब हम अपने सपने का महत्व समझते हैं और उसे पूरा करने का प्रत्येक संभव हम प्रयास नहीं अगर करेंगे तो सपना अपना अस्तित्व खोकर हमसे बहुत दूर चला जाता है और समाप्त हो जाता है। ख क्या है? मुक्त गगन में विचरण करिए, तारों में फिर मिल जाएगा, मेघों से रंग औ किरणों से दीप्त लिए भू पर आएगा। तो इसका आंसर होगा जब हमारे सपने स्वतंत्र आकाश में विचरण करते हैं तो तारों और बादलों के संग मिलकर फिर धरती पर आते हैं और पूरी धरती को प्रकाशमान बनाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि तारे रूपी सहायक वस्तुओं के साथ मिलकर जीवन रूपी आसमान में मेघों के रंग मिलकर सुख रूपी किरणों के साथ धरती पर आते हैं और हमारे जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां स्तंभ 1 में दी गई है, उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों को उनका सही भाव अथवा संदर्भ में मिलाइए। स्तंभ 1 दिया गया है, दूसरा स्तंभ 2 दिया गया है। तो स्तंभ 1 में कविता का पंक्ति दिया गया है, स्तंभ 2 में जो है उस पंक्ति का मीनिंग्स दिया गया है। तो उस मीनिंग्स को क्या किया गया है? ऊपर नीचे किया गया है। तो आपको उस कविता का स्तंभ 1 को स्तंभ 2 में
से मैचिंग कराना है कि किसका मिलान मतलब किसका आंसर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। तीसरा से किसी पक्षी के पंख काट दिए जाए तो वह उड़ नहीं सकता, वैसे ही अगर हम किसी सपने को बाधित करें तो उसकी कल्पनाशीलता और संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। मतलब इस पंक्ति का मतलब ये है। तो इसके आगे हम 1 के को 3 से मैचिंग कर देंगे। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। इसमें क्या, सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। सपनों में ऊपर उठने और नीचे आने मतलब आरोहण अवरोहण दोनों की विशेषता होती है। सपना विचार की तरह जन्म लेता है और फिर व्यवहार में पूरा होता है, तभी वह कल्पना से निकलकर सच्चाई बनता है। तो नंबर 2 को हम लोग 5 से मैचिंग कर देंगे। अब 3 देखते हैं। इसका आरोहण मत रोको, इसका आरोहण मत रोको, तो इसका हम लोग मैचिंग करेंगे 1 से। सपनों के उठने और उसके व्यवहार में वापस आने में बाधा न डाले, क्योंकि स्वतंत्रता ही सपनों को साकार करने की कुंजी है। तो हम लोग तीसरा का मैचिंग 1 से कर देंगे। फिर चौथा क्या है, देखते हैं। नब तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो, तो इसका मैचिंग हम लोग करेंगे 2 से करेंगे। सपनों की ऊंचाइयों तक जाने से मत रोको, उन्हें धरती से बांधकर मत रखो। क्वेश्चन 5, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा, इसका मैचिंग हम लोग करेंगे 4 से। रचनात्मक और स्वतंत्र विचार समाज को सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सकता है। सोच विचार के लिए कविता को पुनः पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क क्या है, कविता में मत बांधो, पंख न काटो आदि संबोधन किसके लिए किए गए होंगे, तो इसका आंसर होगा कविता में मत बांधो और पंख न काटो संबोधन सपनों के लिए किए गए हैं। कवित्री कहती है कि हमें अपने सपनों को स्वतंत्र उड़ने देना चाहिए। ख क्या है, कविता में सपनों की गति न बांधने की बात क्यों कही गई होगी, तो इसका आंसर होगा कविता में सपनों की गति न बांधने की बात इसलिए कही गई होगी क्योंकि यदि सपनों को स्वतंत्र उड़ने नहीं दिया गया तो वे हमारी आंखों में रह जाएंगे और समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। इसी वजह से हमें सपनों को पूरी गति से इच्छाओं और प्रयासों को स्वतंत्र आसमान में उड़ने देना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का विघ्न न आने पाए। ग क्या है, कविता में सौरभ, बीज, धुआं, अग्नि जैसे उदाहरणों के माध्यम से सपनों को इनसे भिन्न बताते हुए उसे विशेष बताया गया है। तो आपकी दृष्टि में इन सबसे अलग सपनों की और कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, तो इसका आंसर होगा महादेवी वर्मा जी की कविता मत बांधो में सौरभ मतलब सुगंध, बीज, धुआं, अग्नि इन सब का उल्लेख करके उन्होंने बताया कि सपने इन सबसे अलग और खास होते हैं, क्योंकि उन्हें न तो बांधा जा सकता है न रोका जा सकता है और वे हमेशा ऊंचाइयों की ओर उड़ते हैं। और मेरी दृष्टि से सपनों की कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे क्या, सपने अदृश्य होते हैं, उन्हें छुआ या पकड़ा नहीं जा सकता, वह मन और कल्पना की दुनिया में जन्म लेते हैं, सौरभ की तरह महसूस होते हैं पर आंखों से दिखते नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सपनों में सृजन की शक्ति होती है, बीज एक पेड़ बनता है पर सपना तो पूरी दुनिया रच सकता है। नेक्स्ट क्या होगा, सपने व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, केवल स्वयं नहीं उड़ते बल्कि दूसरों को भी उड़ान भरने में प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट क्या है, सपने परिवर्तन के सूत्रधार होते हैं, कोई आंदोलन, खोज या रचना पहले किसी के मन में सपने के रूप में ही जन्मा होगा। घ क्या है, कविता में आरोहण अवरोहण दोनों के महत्व की बात की गई है, उदाहरण देकर बताइए कि आपने आरोहण अवरोहण को कब कब सार्थक होते देखा है। इसका आंसर होगा महादेवी वर्मा जी की कविता मत बांधो में आरोहण ऊपर मतलब उठना को कहते हैं आरोहण, और अवरोहण का मतलब होता है नीचे उतरना, दोनों की महत्ता बताई गई है। जहाँ आरोहण जो है सपनों की उड़ान, ऊंचे आदर्शों और ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति को दर्शाता है, वहीं अवरोहण धरती से जुड़ाव, अनुभव बांटना और अपने लक्ष्य के बाद वापस समाज में योगदान देना दर्शाता है। उदाहरण जैसे क्या है, जल जब वाष्प बनकर उठता है तो आरोहण कहलाता है, अब बादल बनता है फिर वर्षा के रूप में धरती पर लौट आता है तो वो अवरोहण कहलाता है। इससे जीवन चक्र चलते रहता है। दूसरा क्या उदाहरण होगा, जब छात्र कठिन परिश्रम करके अपनी सीमाओं से ऊपर उठते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं तो यह आरोहण है, परंतु जब कोई प्रयास नहीं करते, विफल हो जाते हैं तो यह अवरोहण की गति पर हार जाते हैं अर्थात नीचे गिर जाते हैं। अंग, सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। क्या आप सहमत हैं कि सपने आंखों से लौटकर वास्तविकता
बन जाते हैं? अपने अनुभव या आसपास के अनुभवों से कोई उदाहरण दीजिए। तो आंसर होगा हाँ, मैं सहमत हूँ कि कई बार सपने आंखों में लौटकर यानी हमारे मन और विचारों में गहराई में बसकर वास्तविकता का रूप ले लेते हैं। महादेवी वर्मा की कविता में मत बांधो में भी यही भाव है कि सपनों को मत रोको, उन्हें उड़ने दो, क्योंकि वही उड़ान बाद में साकार रूप ले सकती है। उदाहरण जो है सो मेरे आसपास एक छात्रा थी जिसे हमेशा शिक्षिका बनने का सपना था। वह अक्सर अपने मन में कल्पना करती थी कि वह बच्चों को पढ़ा रही है, ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है। शुरू में केवल उसकी आंखों का सपना था, लेकिन उसने उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए पढ़ाई की, बीएड भी किया और आज वह एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका है। इस तरह उसका सपना केवल कल्पना में न रहकर मेहनत और लगन से वास्तविक जीवन की दिशा बन गया। शीर्षक, कविता का शीर्षक मत बांधो। यदि आपको इस कविता को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी लिखिए। तो इसका आंसर होगा, यदि मुझे महादेवी वर्मा की कविता मत बांधो का कोई और शीर्षक देना होता तो मैं इसे सपने की उड़ान नाम देना चाहूंगी, क्योंकि कविता में कवित्री ने सपनों को बांधने की बजाय उन्हें स्वतंत्र छोड़ने का संदेश दिया है। उन्होंने सौरव, बीज और धुएं के उदाहरण देकर बताया कि सपनों की प्रकृति उड़ान भरने की होती है। यह कविता कल्पनाओं को साकार करने और ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा भी देती है। इसलिए सपनों की उड़ान शीर्षक कविता की मूल भावना को सुंदर रूप से व्यक्त भी करता है। अनुमान और कल्पना से। क, मान लीजिए आप एक नया संसार बनाना चाहते हैं। उस संसार में आप क्या क्या रखना चाहेंगे और क्या क्या नहीं, अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो इसका आंसर होगा, अगर मुझे एक नया संसार बनाना हो तो मैं उसमें कुछ विशेष चीजें रखना चाहूंगा और कुछ चीजों को बिल्कुल नहीं रखना चाहूंगा। मैं जो कुछ चीजें रखना चाहूंगा वो क्या है, प्रेम और सम्मान, दूसरा क्या है ज्ञान और शिक्षा, फिर नेक्स्ट क्या है प्रकृति और स्वच्छ पर्यावरण, फिर नेक्स्ट क्या है समान अवसर, फिर सुख और शांति। अब मैं क्या नहीं रखना चाहूंगा, तो घृणा और भेदभाव, हिंसा और युद्ध, लालच और स्वार्थ। इस तरह मेरा नया संसार प्रेम, समानता, ज्ञान और प्रकृति से भरा होगा, जहां लोग मिलजुल कर शांति और खुशी से जीवन जी सकेंगे। ख, कविता में शिल्प और कला के महत्व की बात की गई है। कलाएं हमारे आसपास की दुनिया को सुंदर बनाती है। आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कौन सी कला सीखना चाहेंगे? उससे आपका जीवन कैसे सुंदर बनेगा, अनुमान करके बताइए। तो इसका आंसर है, महादेवी वर्मा की कविता में शिल्प और कला की स्वतंत्रता और सृजन को जोड़ा गया है। जैसे सपनों को बांधना नहीं चाहिए, क्योंकि कला हमारे जीवन और संसार को सुंदर बनाती है। मैं अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए संगीत की कला सीखना चाहूंगी, कारण संगीत मन को शांति देता है, भावनाओं की गहराई से व्यक्त करने में मदद करता है और वातावरण को भी मधुर बनाता है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, संगीत में मन को जोड़ने और तनाव को दूर करने की अनोखी शक्ति है। इस तरह संगीत सीखकर मैं अपने जीवन में सौंदर्य, शांति और आनंद लाना चाहूंगी। सौरभ उड़ जाता नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। यदि आपके पास अपने बीते हुए समय में लौटने का अवसर मिले तो आप बीते हुए समय में क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? ग, यदि मुझे बीते हुए समय में लौटने का अवसर मिले तो मैं अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पलों में परिवर्तन करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं अपने समय का अधिक सही उपयोग करती, ताकि कोई अवसर व्यर्थ न जाए। मैं अपने प्रियजनों के साथ बिताए पलों को और अधिक सहेजती, उनसे मन की बातें खुलकर करती, जिन बातों पर कभी झगड़ा हुआ या गलती हुई उन्हें सुधारने की कोशिश करती। सबसे ज्यादा मैं अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति और भी दृढ़ रहकर मेहनत करती, ताकि कोई पछतावा न हो। घ, बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। यदि सपने बीज की तरह हो तो उन्हें उगने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होगी? संकेत, धूप अर्थात मेहनत, पानी अर्थात लगन आदि। तो इसका आंसर होगा, यदि सपनों को बीज माना जाए तो उसके उगने के लिए मेहनत, लगन और सही वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसे बीज को बढ़ने के लिए धूप, पानी और उपजाऊ मिट्टी चाहिए, वैसे ही सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर परिश्रम, समर्पण और सही मार्गदर्शन जरूरी है। बिना प्रयास के सपने धूल में पड़े बीज की तरह होते हैं, जो कभी अंकुरित नहीं हो पाते। जब हम अपने सपनों को मेहनत और लगन से सींचते हैं तभी वे साकार रूप लेते हैं और ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अंग,
स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। यदि अच्छे सपनों या विचारों से स्वर्ग बनाया जा सकता है तो बुरे सपनों अथवा विचारों से क्या होता होगा? बुरे सपनों या विचारों से कैसे बचा जा सकता है? इसका आंसर होगा बुरे सपनों का असर बुरे सपनों या विचारों से नर्क जैसी स्थिति बन सकती है। इससे लड़ाई झगड़ा दुख और गलत काम बढ़ सकते हैं। जैसे अच्छे सपने हमें प्रेरणा देते हैं वैसे बुरे सपने हमें गलत राह पर ले जा सकते हैं। और बचने का तरीका क्या है? बुरे सपनों से बचने के लिए हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे दोस्तों के साथ रहना चाहिए और अपने मन को शांत रखने के लिए प्रार्थना या खेल भी करना चाहिए। इससे हमें सकारात्मक सोच मिलेगी और बुरे विचारों से दूर रहेंगे। च इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। कल्पना कीजिए कि हर किसी को सपने देखने उन्हें पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाए, तब दुनिया कैसी होगी? आपके अनुसार उस दुनिया में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण होगी? आंसर है अगर हर किसी को सपने देखने उन्हें पूरा करने की स्वतंत्रता मिल जाए तो वह दुनिया बहुत ही सुंदर और रचनात्मक और प्रेरणादायक होगी। जैसे कि रचनात्मक और नवाचार। जब हर व्यक्ति बिना डर और रोक टोक के अपने सपनों को साकार कर सकेगा तो नए विचार, नई कल्पनाएं, नई तकनीकें जन्म लेंगी। और नेक्स्ट क्या है? समान अवसर। हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? खुशहाल और आत्मनिर्भर लोग। जब लोग अपने सपने पर काम करेंगे तो उनमें आत्मविश्वास और संतोष बढ़ेगा। नेक्स्ट है सहयोग और प्रेरणा की भावना। सपनों को पूरा करने की स्वतंत्रता होने पर लोग एक दूसरे को रोकने की बजाय प्रोत्साहित करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? न्याय और सम्मान का माहौल। किसी को अपनी बात या सपने कहने से डरना नहीं होगा। किसी को भी छोटा या बड़ा समझने की प्रवृत्ति घटेगी। 6 इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। आपके विचार से यह सुझाव है, आदेश है, प्रार्थना है या कुछ और है? यह बात किससे कही जा रही है? तो इसका आंसर है इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। यह पंक्ति न तो कठोर आदेश की तरह कही गई है नहीं एक केवल एक साधारण ये प्रार्थना है। यह अधिकतर एक सुझाव और विनम्र आग्रह के रूप में कही गई है। किससे कही गई है यह बात मुख्य रूप से समाज से, माता पिता, बड़ों से, शिक्षकों से और उन सभी से कही गई है जो किसी व्यक्ति के सपनों को रोक सकते हैं या उन पर प्रभाव डाल सकते हैं। कविता की रचना। सौरभ उड़ जाता नभ में, बीज धूलि में गिर जाता जो, अग्नि सदा धरती पर जलती। उपयुक्त पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों को पढ़ते समय हमारी आंखों के सामने कुछ चित्र उभर आते हैं। कई बार कवि अपनी बात अथवा मुख्य भाव को समझाने या बताने के लिए उदाहरणों के माध्यम से सब चित्रों की लड़ी सी लगा देता है, जिससे कविता में विशेष प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इस कविता में भी ऐसी अनेक विशेषताएं छिपी है। क अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं की सूची बनाई। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो इसका आंसर होगा कविता में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनका चित्र आंखों के सामने आ जाता है। कविता में लगभग 3-4 मुख्य चित्रात्मक उदाहरण जैसे सौरभ, बीज, शिल्पी, पंख है जो आंखों के सामने जीवंत दृश्य बना देते हैं। ये उदाहरण सपनों, स्वतंत्रता और सृजन की भावना को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रकट करते हैं। ख नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं समाहित है। विशेषताओं का सही पंक्ति से मिलान कीजिए। जैसे कविता की इधर विशेषता दी गई है, कविता का इधर पंक्ति, तो दोनों से मिलाना है। दोनों तरफ से कविता की पंक्ति का कौन सा विशेषताएं हैं। एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर होगा जैसे विपरीत है आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत। आरोहण मतलब ऊपर, अवरोहण मतलब नीचे, तो विपरीत अर्थ वाले हो गया, तो इसका दूसरा से। फिर दूसरा क्या है? एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। तो इसका 5 से करते हैं। जैसे नब तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। मत, तो इसके शब्द का प्रयोग किया गया है। एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है, मत। फिर तीसरा क्या है? समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसका हम लोग मैचिंग करेंगे। समानार्थी शब्द हम लोग छठा से। दीप्त लिए भू पर आएगा, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा।
समानार्थी जिसका एक ही अर्थ निकले, भू मतलब धरती या भूमि मतलब भी धरती होता है, तो समानार्थी ये, तो इसका छठा से हम लोग मैचिंग कर देंगे तीसरा का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या, प्रश्न पूछा गया है, तो जिसमें क्वेश्चन मार्क होगा तो प्रश्न पूछा गया है, तो उससे हम मैचिंग कर देंगे। वह नभ में फिर कब उड़ पाता है। फिर 5 देखिए, संबोधन का प्रयोग किया गया है, पांचवा मैचिंग, इन सपनों को के पंख न काटो, तो इसका इससे मैचिंग होगा। छठा क्या है, सपनों मनुष्य की तरह चित्रित किया गया है, सपनों को मनुष्य की तरह चित्रित किया गया है, तो इसका आंसर होगा सपना मनुष्य की तरह चित्रित किया गया, तो इसका तीसरा। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा, मतलब शिल्प जो है तो मनुष्य, शिल्पकार जो होते मनुष्य होते हैं ना, तो सपना जो है तो शिल्प जो है, सो इसका मैचिंग हम लोग 6 का 3 से कर देंगे। अब क्या है नेक्स्ट, शब्दों की बात। शब्दों की बात, इसका आरोहण मत रोको, तो यहाँ देख रहे आरोहण के नीचे अंडरलाइन, इसका अवरोहण मत बांधो, तो यहाँ अवरोहण के नीचे, आरोहण मतलब ऊपर, अवरोहण मतलब नीचे होता है। उपयुक्त पंक्तियों में रेखाचित्र शब्दों पर ध्यान दीजिए। आरोहण और अवरोहण दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, मतलब उल्टा है, अपोजिट है। आरोहण का अर्थ है नीचे से ऊपर की ओर जाना और चढ़ना जिसको बोलते हैं, और अवरोहण का अर्थ है ऊपर से नीचे की ओर आना या उतरना। तो क क्या है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान में आरोहण और अवरोहण का उपयुक्त प्रयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, पर्वतारोहियों ने 20 दिन तक पर्वत पर क्या हो गया, आरोहण हो जाएगा। फिर नदियां विशाल पर्वतों से करते हुए सागर में मिल जाती है, तो नदियां पर्वत से नीचे ही आती है तब तो सागर में मिलती है, तो यहाँ होगा अवरोहण। फिर ये देखिए, अंक गणित में बड़ी संख्या से छोटी संख्या की लिखने की प्रक्रिया क्या क्रम कहलाती है, तो ये क्या कर रहा है, बड़ी संख्या से छोटी, तो ये मतलब घट रहा है ना, बड़ा से कम की ओर हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा अवरोहण। इसी प्रकार आरोहण और अवरोहण शब्दों के प्रयोग को देखते हैं, आप भी कुछ सार्थक वाक्य बनाइए, और दिया जा रहा है कि कुछ सार्थक वाक्य बनाना है, खुद से भी इसे कुछ वाक्य बना सकते हैं। और क्या है, नीचे दी गई पंक्तियों को रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। वह नभ में कब उड़ पाता है, घूम गगन में मंडराता है। नभ और गगन समान अर्थ वाले हैं, नभ का भी मतलब होता है, नभ का मतलब आकाश, और गगन का भी मतलब आकाश होता है, तो ये दोनों क्या करें, समान अर्थ वाले शब्द। रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ नई पंक्तियां की रचना कीजिए, और देखिए कि पंक्तियों में नए लय बनाने के लिए किन किन परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें नभ और गगन जोड़ के कुछ कविता का पंक्ति बनाना है अपने से, जो लय में कविता का जो पंक्ति है जिसे हम लोग लय में गा सकते हैं। तो क्या हो सकता है, नभ और गगन जोड़ के हम क्या बना सकते हैं, कुछ नया पंक्ति हम लोग बना सकते हैं। जैसे नभ में सपनों के दीप जले, गगन में आशा की ज्योति फैले, और दूसरा क्या, नभ की नीलिमा में छिपे राज, गगन सुनाता प्रेम का साज। नभ के पंखों, नेक्स्ट क्या होगा, नभ के पंखों से उड़ चला मन, गगन में गूंजे जीवन का राग बन। ये हमने ऐसे जोड़ के बनाया है, आप भी अपने से कुछ और जोड़ के बना सकते हैं। ग क्या है देखते हैं, ग कविता में मत शब्दों के साथ बांधो काटो क्रिया लगाई गई है, आप मत के साथ कौन कौन सी क्रियाएं लगाना चाहेंगे लिखिए संकेत में, जैसे मत डरो, तो हम क्या लगा सकते हैं, मत लगा के बहुत सा हम क्रियाएं बना सकते हैं। मत खाओ, मत रो, मत गाओ, मत सो, मत समझाओ, मत बोलो, इस तरह लगा के मत से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। घ देखते हैं, आपकी भाषा में बांधने के लिए और कौन कौन सी क्रियाएं हैं, अपने समूह में चर्चा करके लिखिए और उनसे वाक्य बनाइए। संकेत जैसे जोड़ना दिया गया है, बांधने के लिए क्या हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसे और क्या क्या क्रियाएं हो सकती है जिससे कि मतलब भाषा में बांधने या जोड़ना जैसा, तो जैसे जकड़ना बोल सकते हैं, कसना बोल सकते हैं, मिलाना बोल सकते हैं, लगाना बोल सकते हैं, और हम लोग इससे वाक्य भी बनाना है। जैसे बोल सकते हैं, शेर एक खूंखार जीव है, इसे जंजीरों से जकड़ के अंदर रखो। फिर कसना से माने अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को बाहों में कस लिया। मिलाना से चीनी और पानी को अच्छी तरह से मिलाओ। चिपकाना से क्या, फेविकॉल से अच्छी तरह से पेज को चिपकाओ बोल सकते हैं।
जैसे लगाना तो दीवारों पर अच्छी तस्वीरें लगाओ, ये हो गया अंग। अब देखते हैं क्या है। मत शब्दों को उलटकर लिखने से शब्द बनता है तम, जिसका अर्थ होता है अंधेरा। कविता में से भी कुछ ऐसे और शब्द छांटिए जिन्हें उलटकर लिखने से अर्थ देने वाले शब्द बोलते हैं। मत को उलट दिया गया तो तम बन गया। तो तम का मतलब क्या होता है? तम मतलब अंधेरा को बोलते हैं। तो कविता में भी ऐसे ही कुछ शब्द दिया गया है जिससे कि आप उसका पलट दें तो एक दूसरा शब्द बन जाए। जैसे यह को अगर हम पलट दें तो है बन सकता है, यह का उल्टा है होगा ना। जैसे यह लिखे तो इसको हम उलट दिए, है कर दिए, तो है मतलब क्या होता है? घोड़ा को बोलते हैं। तो कविता में ऐसा है। फिर जाता है, जाता तब जाना को बोलते हैं। फिर इसको उलट देंगे तो हो जाएगा ताजा। ताजा जैसे क्या होगा? फल सब्जी सब हो जाता है ना, तो हो गया फल सब्जी सब हो गया। ऐसे ही कहाँ दिया है, कहाँ का मतलब होता है किधर। इसको हम पलट देते हाँक हो गया। हाँक मतलब क्या होता है? आवाज लगाना को बोलते हैं या आवाज देना को बोलते हैं। तो इस प्रकार आप भी कविता में से देखिए और कुछ आपको नया मिले तो उसको आप लिख सकते हैं। अब ये क्या है? काल परिवर्तन, इसे भी देखते हैं। काल क्या? समय को बोलते हैं। काल परिवर्तन। सौरभ उड़ जाता नभ में, मतलब ये काल जो है समय को बता रहा है कि सौरभ मतलब खुशबू जो है सो आकाश में उड़ता है। एक सेंटेंस दिया हुआ है। उपयुक्त पंक्तियों को ध्यान से देखिए। इस पंक्ति की क्रिया जाता से पता चलता है कि यह वर्तमान काल में लिखी गई है, मतलब इसका खुशबू वर्तमान काल में ये काम हो रहा है। यदि हम इसी पंक्ति को भूतकाल और भविष्य काल में लिखे तो वह निम्नलिखित प्रकार से लिखी जाएगी। सौरभ उड़ जाता नभ में, तो ये वर्तमान काल में है। भूतकाल में कैसे हो जाएगा? सौरभ उड़ गया नभ में, मतलब बीता हुआ बात है कि सौरभ तो उड़ गया है, अभी उड़ नहीं रहा है। अब भविष्य काल में सौरभ उड़ जाएगा नभ में, मतलब ऐसा आने वाले समय में होगा। तो ये भविष्य काल हो गया, ये भूतकाल हो गया, ये वर्तमान काल हो गया। कविता में वर्तमान काल में लिखी गई ऐसे अनेक पंक्तियां आई हैं। उन पंक्तियों को कविता से ढूंढकर भूतकाल और भविष्य काल में लिखिए। तो कविता में ऐसा ऐसा पंक्ति दिया गया है जो वर्तमान काल में है, उस कविता की पंक्ति को उसे वर्तमान काल में, भूतकाल में और भविष्य काल में बनाया जा सकता है। तो जैसे हमने लिया, फिर वह लौट कहाँ आता है, तो ये वर्तमान काल में। तो इसे हम कैसे भूतकाल में बनाएंगे? फिर वह लौट कहाँ आता था लग गया तो ये भूतकाल हो गया। भविष्य में आएगा जाएगा लगा देंगे तो वो भविष्य काल हो जाएगा। तो फिर वह लौट कहाँ आएगा, तो ये हो गया। फिर कैसे है? दूसरा हम देखते हैं। धूम गगन में मंडराता है, तो धूम गगन में मंडराता है तो ये आपका वर्तमान काल हो गया। था लगा देंगे, थी लगा देंगे तो भूतकाल हो जाएगा। तो धूम गगन में मंडराता था तो भूतकाल होगा। फिर आएगा जाएगा एगा लगा देंगे तो भविष्यकाल। तो धूम गगन में मंडराएगा। तो ऐसे और आप खोज के उसे कंप्लीट कर सकते हैं। शब्दकोश से तो फिर क्या है? स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प। शब्द के उसके अनुसार शिल्प सबसे निम्नलिखित अर्थ है। शिल्प शब्द से निम्नलिखित अर्थ निकलता है। जैसे हाथ से कोई चीज बनाकर तैयार करने का काम को शिल्प बोलते। जैसे क्या होगा? दस्तकारी, कारीगरी, हुनर। जैसे जैसे फर्नीचर वगैरह बनाना, बुनाई वगैरह करना, सिलाई वगैरह करना, बर्तन बनाना, ये सब क्या कहलाता है? शिल्प वाला काम कहलाता है। जिससे या तो कला संबंधी पेंटिंग करना, ये सब हो गया। कोई जो आपका मतलब हुनर है, जैसे आप कुछ अच्छा पेंटिंग कर रहे हैं, ये सब, तो ये सब चीज आ जाता है इसमें। अब शब्दकोश से शिल्प शब्द से जुड़े निम्नलिखित शब्दों का अर्थ खोजकर लिखिए। जैसे अब क्या दिया गया है? अब शिल्पकारी, शिल्पी, शिल्पजील, शिल्पकारी, ये सब शिल्प कला, शिल्प कौशल, शिल्प गृह, शिल्प विद्या, शिल्प, ये सब से आपको खोज के बनाना है। तो शिल्प कला, शिल्पकारी जैसे दे दिया है, शिल्पकारी, शिल्पी, शिल्पजीवी, तो ये इसमें कौन कौन सा काम आता है? तो इसमें शिल्प कला में आ जाएगा दस्तकारी, जैसे हो गया पेंटिंग वगैरह करना हो गया, बर्तन बनाना, ये सब जो हो गया सो शिल्प कला से, शिल्पकारी से जुड़ गया ये सब। और शिल्प कला से क्या जुड़ जाएगा? जैसे हाथ से कारीगरी करना, पेंटिंग वेंटिंग बनाना। शिल्प कौशल जो किसी काम में मतलब दक्ष हो, जैसे पेंटिंग में कोई दक्ष हुआ। शिल्प गृह या शिल्प गेह, इसका मतलब हुआ कि जहां पर ये सब काम किया जाता हो। शिल्प विद्या मतलब जहां पर शिल्पकारी वाला कोई सा काम सिखाया जाता होता है, जैसे पेंटिंग सिखाना, बुनाई करना, ये सब शिल्प विद्या कहलाया। बोले शिल्प विद्या मतलब किसी चीज में निपुण बनाना, उसे शिल्प विद्या कहते हैं। जैसे हो गया कि सिलाई करना, बुनाई करना, पेंटिंग करना। और ये शिल्पशाला या शिल्पालय जहां पर ये सारे चीज
सिखाई जाती हो। जैसे स्कूल वगैरह जाते हैं तो हम विद्यालय में तो आपको वहाँ पढ़ाई सिखाया जाता है, तो शिल्पशाला में इस तरह का गुण सब जो होता है, शिल्पकारी वाला जो जो गुण होता है वो सब सिखाया जाता है। और इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे आप ध्यान से सुनिए। नंबर 1 क्या है, सपनों को क्या करना चाहिए। नंबर 2 प्रश्न क्या है, बीज धूलि में गिरकर क्या करता है। नंबर 3 प्रश्न क्या है, सपने किस प्रकार प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कवित्री ने सपनों का महत्व बताने के लिए किसका उदाहरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दीप्त लेकर भू पर कौन आएगा। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप स्वयं करेंगे और लिखने का कोशिश जरूर कीजिएगा। और हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, पढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।